देखिए अंजना, मैं अभी बता रहा हूं। हाँ। मैं कोई डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य होना अलग है, कांग्रेस के मेंबर के रूप में सांसद बनना और उसके बाद जज बनना जमीन आसमान का अंतर है। और उसके बाद रिटायर होने के बाद 10 महीने के गैप लोकसभा का चुनाव लड़ना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में। अंजना जी देखिए, मैंने कहा देश की जनता के जहां रूल की बात है, मैंने कहा नियत में खोट है, आप एक्शन लीजिए ना। पर ये तो नहीं हो सकता ना, ये संयोग नहीं हो सकता है कि जितनों के ऊपर भी रेड हो या छापा किया जाए, ईडी के कार्य वो सारे विपक्ष के हो या सारे ही सरकार के खिलाफ हो। ये तो नहीं होना चाहिए ना। मैं तो एग्जांपल मांग रहा हूं उनसे कि 3 एग्जांपल दे दीजिए जहां पे एक मिनट अंजना जी, करीब 5000 से ज्यादा पीएमएलए में जो केस हुए हैं, एक वाजपेयी का नाम बता दीजिए, एक वाजपेयी का नाम बताइए सुधांशु जी। जितने आपके खिलाफ में खड़े होते हैं उन्हीं की अनियमितताएं आपकी एजेंसियों को दिखती है, इसमें क्या गलत है? हाँ, आप गिनाइए। मैं बता रहा हूं अंजना जी, एक नाम दवा मरीज को दी जाती है, जिसको बीमारी नहीं उसको क्यों दवा दी जाएगी? एक नाम तो मैं पूछता हूं, 10 साल आपकी सरकार रही, बताइए किस बात पर आप एक नाम तो दे दो, एक नाम तो दे दो। किसको आप भ्रष्टाचार के आरोप एक नाम दे में दीजिए ना आरोपित? हम तो कह रहे हमारे यहाँ कोई नहीं था, एक नाम दे दीजिए। हमारे यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 10 साल में आप एक भाजपा बताइए, यही तो आपकी सरकार है। हमारे यहाँ कोई नहीं है भाई, की सीमा होती है। अगर हमारे यहाँ नेता आपके वहां हो जाते, कैसे नाम दे दे भाई? अगर बीमारी आपके यहाँ है तो मरीज का नाम हमसे क्यों पूछ रहे? कोई नहीं है। वाह, अरे भाई, मतलब देश की जनता के सामने आप कहते हैं कि पीएमएलए में एक भी खिलाफ भाजपा के खिलाफ। अरे भाई, अपने अपने टर्न पे बोलिए मान्यवर, अपने अपनी बारी, विषय से भागिए नहीं और अपने अपने टर्न पे बोलिए तो लोगों को बेहतर समझ में आता है। अब मैं बताता हूं, इन्होंने कहा कि इतिहास की बात कर रहे हैं, वैसे 3 बार ये जो आप बार-बार कहते हैं। राम मंदिर पर फैसला देने वाले जज अब्दुल नजीर को राज्यपाल बनाए जाने के विवाद पर सुधांशु त्रिवेदी ने दिए जवाब। एक तीखी बहस सुनिए सुधांशु त्रिवेदी और रोहन गुप्ता के बीच, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी ने रोहन गुप्ता को कांग्रेस का इतिहास ही याद दिला दिया। सुधांशु जी, बंगारू लक्ष्मण आपकी पार्टी के कितने स्टिंग ऑपरेशन आपके नेताओं के खिलाफ पहले हुए हैं? एग्जैक्टली कितने स्टिंग ऑपरेशन हुए हैं? और अब आप कहते हैं कि हमारा एक नेता गिना दीजिए जो आज तक भ्रष्टाचार के मामले में फंसा। तो मैं तो बात कह रहा हूं, ये बता दे बंगारू लक्ष्मण, एक बात मैं कह दूं, बंगारू लक्ष्मण का केस भारत के इतिहास का भूतपूर्व केस है। ये बताए किस आरोप में बंगारू लक्ष्मण को सजा हुई थी? एक ऐसी चीज जिसमें कोई पता ही नहीं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके लिए पैसे लिए गए। और अब तो सारी बात सामने भी आ गई कि जो लोग स्टिंग कर रहे थे वो कौन थे, क्या थे, और उन्होंने सब प्रकार का किया था, वो अलग बात है। परंतु वहां पर पूरी बात, इसलिए मैंने कहा ना, हमारे किसी नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ हो तो बताइए, आपके 10 साल में आप कितनों को आरोपित कर पाए? हमारे नेताओं के खिलाफ आपने केसेस दर्ज किए, मैं जवाब देता हूं। आपने तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेस दर्ज किए और सब के सब अदालत की चौखट पर औंधे मुंह जाके गिरे। आपके जमाने में ही केसेस खारिज हो गए और बाकी में आप चार्जशीट वापस आ गए हिंदू मुसलमान। ये हकीकत थी, इसे कहते हैं विद्वेष की बात। अब मैं जवाब देता हूं। अरे भाई, मैं अपने टर्न पे बोलिए भाई, आप बीच में फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मान्यवर, मैं अपना बोल पूरा कर ले, मैं आ रही हूं आपके पास। अब मैं मीडिया पे जवाब देता हूं। आपने कहा कि आज के समय में जवाब दें। अभी देखिए, राहुल गांधी जी की यात्रा के अंतिम चरण में दिग्विजय सिंह जी के सामने से मीडिया का माइक किसने हटाया था? हमने। जब हिमाचल प्रदेश में सवाल पूछा गया था कि 3 हफ्ते में 3 रुपया डीजल का दाम कैसे बढ़ गया, हमसे क्यों पूछ रहे हो? उनसे पूछो। पिछले 1, 2 नहीं 3, 4 वर्षों में एक नहीं अनेक बार कांग्रेस के नेताओं द्वारा पत्रकारों को आक्षेपित किया गया है कि आप ये सवाल हमसे क्यों पूछ रहे हैं। ये आपकी हकीकत थी। और चूंकि आपने 3 बार इतिहास वर्ड कहा कि भारत के इतिहास में पहली बार आपने कहा जुडिशरी में, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई प्राइम मिनिस्टर न्यायालय के द्वारा दोषी सिद्ध हो गया हो भ्रष्टाचार का, भ्रष्ट प्रैक्टिसेस का, इंदिरा जी, और उसने न्यायालय के 3 सर्वोच्च न्यायाधीशों को सुपरसीड करके भारत का चीफ जस्टिस बना दिया हो किसी को। और यही नहीं, कमिटेड जुडिशरी की बात कही। कमिटेड जुडिशरी यानी न्यायपालिका सरकार के लिए कमिटेड चाहिए। और ऐसा खौफ पैदा कर दिया था कि जिस जमाने में इमरजेंसी लगी थी, किसी कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की थी, सबके दरवाजे बंद हो गए। प्रश्न तो सुधांशु जी आप पर भी उठ रहे हैं ना। भारत आपके राज्यपाल की नियुक्ति पर भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को आपने फॉर्मर नजीर साहब को तुरंत लगा दिया, उस पर भी प्रश्न खड़े हो रहे हैं। ये बताइए,
राज्यपाल बनाने में कौन सी बात है? अभी सदाशिवम जी के केस में तो कोर्ट कह चुका है कि इसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। फातिमा बीबी जी से लेके रंगनाथ मिश्रा से लेके कितने राज्यपाल अपॉइंट करना, अंजना जी उसी बात की तुलना होनी चाहिए। सुपर सीड करके जजेस को ऊपर कर देना और कमिटेड जुडिशरी की बात करना, और राज्यपाल तो छोड़िए, बहुत छोटी चीज। आपको पता है एक कांग्रेस का सांसद जज रह चुका है और उसके बाद वो हाईकोर्ट का जज बना और रिटायर होने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा कांग्रेस के टिकट पे, और रिटायरमेंट के 10 महीने बाद वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन गए। जस्टिस बहरुल इस्लाम, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज, 2 बार कांग्रेस से राज्यसभा सांसद, 1 बार लोकसभा लड़के जीत गया। मतलब पहले जज, फिर कांग्रेस का सांसद, फिर जज, फिर कांग्रेस का लोकसभा का प्रत्याशी, और उसके बाद भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण, रिटायरमेंट के बाद कोई 10 महीने के गैप के बाद जज नहीं बनता, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट जज, लोकसभा। देखिए अंजना, मैं अभी बता रहा हूं, मैं कोई डाइवर्ट नहीं होने देना चाहता, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, रिटायरमेंट के बाद नॉमिनेटेड राज्यसभा सदस्य होना अलग है, कांग्रेस के मेंबर के रूप में सांसद बनना और उसके बाद जज बनना जमीन आसमान का अंतर है। और उसके बाद रिटायर होने के बाद 10 महीने के गैप लोकसभा का चुनाव लड़ना कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में, और उसके बाद 10 महीने के बाद फिर जज बनना। अरे साहब, जमीन आसमान का अंतर है, क्या बात है। कांग्रेस का सदस्य रहने वाला व्यक्ति हाईकोर्ट का जज बना और फिर इस्तीफा देने के बाद फिर चुनाव लड़ा और फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बना, जस्टिस बहरुल इस्लाम। इसलिए मैं कह रहा हूं, जब इतिहास की बात कहें तो बहुत होश के साथ। अब मैं आज की बात पे बात करता हूं। यदि इनको किसी भी प्रकार की आपत्ति नजर आती तो मैंने तो पहले ही कहा। आज की बिल्कुल लेटेस्ट बात करता हूं। बेंगलुरु में भारत का डिफेंस एक्सपो चल रहा है, 32 देशों के रक्षा मंत्री आए, 32 देशों के। यह भारत के लिए नहीं, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है यूरोप के बाहर, जब 32 देशों के रक्षा मंत्री किसी जगह पे आए हों और डिफेंस प्रोडक्शन में भारत बड़ा निर्यातक हो गया। मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूं, बताइए कोई बीबीसी ने स्टोरी की इस पे? ये तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो 32 देशों के रक्षा मंत्री आए, भारत एशिया में बिगेस्ट आर्म एक्सपोर्टर था, डिफेंस उनकी का स्टोरी इंपोर्टर था, अब एक्सपोर्टर में तब्दील हो गया भारत। बताइए कौन सी स्टोरी की? उनकी स्टोरी बनाने की और नहीं करने की और करने की क्षमता उनकी है, फैसला उनका होगा। ये थोड़ा ना कोई पार्टी तय करेगी कि कौन किस पार्टी में। इसी पर तो हर दिन यहाँ पर बहस होती है कि बहस क्या होगा, ये मैं और मेरा चैनल डिसाइड करेंगे। अंजना जी, नहीं अंजना जी सुनिए, मैंने जो कहना चाह रहा था वो ये था, आज की स्टोरी नहीं कर रहे हैं, और 20 साल पहले जो सर्वोच्च न्यायालय से भी मामला खारिज हो चुका है, अगर वो कोई स्टोरी कर रहा है और उसके बाद उसको मुद्दा बना रहा है तो ये भारत की न्याय व्यवस्था का अपमान है, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है, भारत की संप्रभुता का अपमान है। और ये लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी सेनेट को लिख के भेजा था अपनी सरकार के समय में कि मोदी जी को वीजा मत देना, जबकि मोदी जी ने जिंदगी में कभी वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया। भारत की संप्रभुता का मजाक इन्होंने अपने जमाने तक से उड़ाया हुआ है। रोहन जी, क्या बात कर रहे हैं? रोहन जी, आज की बात करिए। रोहन जी, 20 साल पहले सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हुए मामले को ये सच है कि एक पैटर्न देखा जा रहा है। रोहन जी, ठीक है, आप उनकी बातों का भी जवाब दीजिएगा, मेरा प्रश्न भी सुन लीजिए। एक पैटर्न देखा जा रहा है, जब जब संसद का सत्र आता है, एक विदेशी रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अनुसार पेगासस से लेकर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, और अब हम देख रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। क्या जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट्स का सहारा, और फिर उनके प्रवक्ता हमारी विपक्षी पार्टियां बन जाती हैं इन एजेंसियों की, उसी हिंडनबर्ग की जो खुद वहां पे यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट जिसको इन्वेस्टिगेट कर रहा है और जिस पर रोक लगी है, शॉर्ट सेलिंग का काम करता है। कमजोर होते हैं यही करना पड़ता है। ठीक, डिबेट के अंतिम चरण में आके डिस्टर्बेंस के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता है। एक भी नेता का नाम नहीं है। हाँ, अब मैं बता रहा हूं। एक नेता का नाम नहीं है पीएमएलए में भाजपा। कमीशन की बात बताता हूं। अरे नेता छोड़िए, अरे नेता तो छोड़िए जनाब, भारत के अगर पहली बार प्रधानमंत्री किसी आरोप के संदेह के घेरे में आई तो नागरा वाला कांड, इंदिरा गांधी। यदि भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लगा तो बोफोर्स कांड, राजीव गांधी। और यदि भारत के किसी प्रधानमंत्री को कोर्ट पे खड़ा होना पड़ा के बाद भ्रष्टाचार के आरोप पे तो नरसिम्हा राव। अरे नेता तो छोड़ो भाई, तुम्हारे तो सब प्रधानमंत्री बेटे पे आ चुके, बाकी तो बात छोड़िए। अब देखिए डिस्टर्बेंस के अलावा विकल्प क्या है, क्या करें, मजबूरी है। इसलिए मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूं, आप सब विषयों पे घूम गए, किसान, काला कानून, तो मैं दर्शकों को फिर अब इस टॉपिक पे भी एक बता देना चाहता हूं। भारत में एक राज्य है जहां काला कानून आज भी है, तथाकथित काला कानून केरल में है, क्योंकि एपीएमसी एक्ट नहीं है। काहे वहां मुद्दा नहीं उठ रहा भाई? क्यों नहीं उठता? क्योंकि आपको पता है दिल्ली में कुछ और, केरल में कुछ और। इसीलिए आपकी तथाकथित काले कानून की बात पे पंजाब में किसी ने विश्वास नहीं किया, साफ हो गया।
और जो सबसे बड़े किसान नेता थे पंजाब में, उनकी जमानत जब्त हो गई। जो सबसे बड़े किसान नेता थे उत्तर प्रदेश में, उनके गांव में भाजपा को वोट ज्यादा मिला, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके बूथ पर उन्हें उतने वोट भी नहीं मिले जितने लोग उनकी पंचायत में बैठे रहते थे। इसलिए किसी भी स्वयं में आरोपी मीडिया संस्थान की रिपोर्ट के आधार पर विश्व में कोई उदाहरण बता दे जहां जांच हुई हो। मगर एक लाइन सिर्फ कह देता हूं, रोहन गुप्ता जी ने बोला ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अंजना जी, ये संस्कृत का बड़ा फेमस कहावत है, पर पूरा श्लोक लोगों को नहीं पता। उस संदर्भ से अपने आप इस विषय का भी उत्तर आ जाता है। वो ये है, न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न कभी बना, न देखा गया, न सुना गया कि सोने का मृग होता है, फिर भी रघुनंदन को भी तृष्णा ने ऐसा घेर लिया था, शायद विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती। मान्यवर, ये सोने के हिरण के संदर्भ में लिखा गया है, वो मृग मरीचिका थी, उसी में आप फंसे हैं। वीडियो आपको पसंद आया तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें।